हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एम्स 2026 एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का पेपर सर पे आ चुका है और आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पेपर में बायोटेक के किसी भी पेपर में आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करें। तो ये वीडियो एक्चुअली ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेकर आया है। इन क्वेश्चन को एक बार रेफर करिए और पुराने एम्स के जितने वीडियो हमने अपलोड करे हैं विज्ञान घर पे उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Callus formation from a plant tissue is induced by the following growth regulator. Is it IA, 2,4-D, BAP or NAA? देखिए जो कैलस फॉर्मेशन है फ्रॉम द प्लांट टिश्यू इट इज प्राइमरीली इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स बट ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन्स। यानी कि ऑक्सिन्स ये काम करते हैं कैलस फॉर्मेशंस का और उनको जरूरत पड़ती है साइटोकाइनिन की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर हम बात करें इंडोल 3 एसिटिक एसिड या आईएए की, ये एक नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है जो कि कैलस फॉर्मेशन कर सकता है बट इसको जरूरत पड़ती है साइटोकाइनिन। बैप विच इज 6 बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ये एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, ये भी अलोंग विद ऑक्सिन जैसे कि अभी हमने बात करी आईए, इन कॉम्बिनेशन में यानी कि अगर हम आईए दे दें और बैप दे दें तो कैलस फॉर्मेशन आप करा सकते हैं, सेल डिवीजन करा सकते हैं, डिफरेंशिएशन करा सकते हैं और कैलस फॉर्मेशन करा सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन में। अगर हम बात करें NAA दैट इज अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, ये एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है और ये भी कैलस फॉर्मेशन करा सकता है बट इसको भी साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ेगी जस्ट लाइक बैप। यानी कि आईए की बात करें या बैप की बात करें या एनएनए की बात करें, इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉज द कैलस फॉर्मेशन। 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, वो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है एंड इट इज वाइडली एंड वेरी इफेक्टिवली यूज्ड to induce callus formation in plant tissue culture. तो कंसीडरिंग द ऑप्शन, जबकि IA और NA दोनों ऑक्सिन्स हैं, कैलस भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बट उनको साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ेगी, जबकि 2,4-D is well known and frequently cited for its strong ability to induce callus formation. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। A totipotent cell is capable of regeneration of shoot only, root only, complete plant or callus only. देखिए टोटिपोटेंसी मीन्स अ सिंगल सेल इज कैरिंग ऑल द जेनेटिक पोटेंशियल सो दैट इट कैन डेवलप इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो रूट्स हो, शूट्स हो, लीव्स हो या फिर फ्लावर्स हो। यानी कि अ सिंगल सेल कैन रीजनरेट अ कंप्लीट प्लांट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कैरेट से एक सेल निकाला और उससे हमने एक कंप्लीट कैरेट को डेवलप कर लिया, ये टोटिपोटेंसी होती है। एंड दिस कैरेक्टर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, जहां पर एक स्मॉल पीस प्लांट का लेकर हम उससे एक सेल से पूरा का पूरा एंटायर प्लांट हम खड़ा कर सकते हैं। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म न्यूक्लियस with two egg cells, two polar nuclei with one sperm nucleus, two sperm nuclei with one egg cell, one sperm nucleus with one egg cell and other with two polar nuclei. देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन है इट इज अ फैसिनेटिंग प्रोसेस विच इज वेरी यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। और इसके अंदर एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है किससे, एग सेल से, जो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, जाइगोट, और फिर इवेंचुअली क्या बनाएगा, हमारा एम्ब्रियो। जबकि दूसरा जो न्यूक्लियस है वो जाके किससे मिलेगा, वो मिलेगा आपके पोलर न्यूक्लियाई से और जाके एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि नरिशिंग टिश्यू होता है। ये जो केस है ये आपको एंजियोस्पर्म में मिलता है। दैट मींस डबल फर्टिलाइजेशन simply means one sperm nucleus will fuse with one egg cell and other with two polar nuclei. Option D is the correct answer. Androgenic haploid plants can be obtained by culturing unfertilized embryo sacs, mature pollen grains, chromosome elimination in wide crosses or anther culture with uninucleate microspores. देखिए एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं विच इज कैरिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर हैप्लॉइड ऑब्वियसली, और ओरिजिनेट होते हैं मेल गैमेट से। इन प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है एंथर्स या फिर पॉलन कल्चर से, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में बड़ी कॉमन टेक्निक है। इसके अंदर यूनिन्यूक्लियर जो माइक्रोस्पोर होते हैं या इमेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है और कंट्रोल्ड कंडीशन में उनको कल्चर किया जाता है। अगर आप
कंट्रोल्ड कंडीशन में एंथर्स को कल्चर करते हैं इसी स्टेज पे यानी यूनिन्यूक्लियेट माइक्रोस्पोर पे, तो जो उनका नॉर्मल पाथवे है ना डेवलपमेंटल, वो डाइवर्ट कर जाते हैं और वो किस में डेवलप हो जाते हैं, हैप्लॉइड एम्ब्रियो या कैलस में। और ये वाले जो प्लांट है बड़े यूजफुल हैं प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक स्टडीज में। तो जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड with anther culture with uninucleate microspore. Option D is the correct answer. Which of the following methods of genetic transformation produce transient transformants? Is it viral vectors, electroporation, agrobacterium mediated transformation या फिर माइक्रो इंजेक्शंस? देखिए जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है यानी डीएनए को होस्ट सेल्स के अंदर डालना है, बट ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट मींस परमानेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए नहीं होना चाहिए। और इस काम के लिए जो बढ़िया टेक्निक है दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन एक तरह का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि जेनेटिक ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोड्यूस करता है, दैट मींस इंट्रोड्यूस जो डीएनए है वो पूरी तरह से परमानेंटली इंटीग्रेट नहीं होता होस्ट जीनोम में, रेदर इट रिमेन्स टेम्परेरीली इन द सेल। और इसको हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रोड्यूस जीन को चेक करने में। तो इसीलिए ये वाली जो टेक्निक है ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूज होती है जीन फंक्शंस को, प्रमोटर बिहेवियर को या फिर प्रोटीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए किसी जीन का थोड़े टाइम के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Which of the following national committee looks after the commercial release of genetically modified organism? ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोटेक में और इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं। जीईएसी, बीसीआईएल, आरसीजीएम या एमईसी? देखिए द करेक्ट आंसर इज जीईएसी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो जीईएसी है ये रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में जो ओवरसी करती है कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएमओस। ये किसके अंदर ऑपरेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इंश्योर करती है कि जो जीएमओस रिलीज किए जा रहे हैं दे मीट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Cry1AC endotoxin BT is effective against following class of insect: Dipteran, Lepidopteran, Calypteran और Hemipteran। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, Lepidopteran। जो Cry1AC एंडोटॉक्सिन है जो कि एक प्रोटीन है प्रोड्यूस किया जाता है Bacillus thuringiensis से, ये इफेक्टिव है Lepidopteran क्लास ऑफ इंसेक्ट जिसमें कि मॉथ्स और बटरफ्लाई आते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। The most important cryoprotectant used in cryopreservation of plant germplasm in liquid nitrogen is proline, glycerol, PVP या DMSO। देखिए DMSO जो है it is a very good cryoprotectant which is used for the cryopreservation of plant germplasm in liquid nitrogen। हाँ, हम मानते हैं कि प्रोलिन भी, ग्लिसरॉल भी, पीवीपी, इनमें भी क्रायोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, या तो सिंगल यूज करिए या कॉम्बिनेशन में यूज करिए। पर डीएमएसओ के साथ दो खासियतें हैं जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली यूज किया जाता है क्रायोप्रोटेक्टेंट के तौर पे। एक तो ये जो आइस क्रिस्टल बन सकते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस में उनको नहीं बनने देता, और ये आइस क्रिस्टल बनना काफी डैमेज हो सकता है थॉइंग के टाइम पे। दूसरा, ये बहुत इफेक्टिवली पेनिट्रेट करता है मेम्ब्रेन्स में और उनको स्टेबलाइज करता है। तो इट कैन पेनिट्रेट वेल इनटू द मेम्ब्रेन एंड स्टेबलाइज देम और एंश्योर करेगा बेटर सर्वाइवल रेट्स ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आफ्टर थॉइंग। तो बेटर पेनिट्रेशंस, आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन ब्लॉक करना, ये दो प्रॉपर्टी डीएमएसओ को एक आइडियल क्रायोप्रोटेक्टेंट बनाती है लिक्विड नाइट्रोजन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द प्लांट जर्मप्लाज्म। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Recombination through crossing over takes place during the following stage of meiotic 1 prophase: pechitine, diplotine, zygotine और leptotine. That's very easy. During pechitine, homologous chromosomes जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में जाते हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। रिमेंबर दैट, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, और ये होता है आपके pechitine में, that is option A. Which of the following is a polysaccharide? Amylose, cellobiose, trehalose या raffinose? देखिए इससे पहले कि हम आंसर्स को पढ़ें एक एक करके सब देख लेते हैं कि है क्या।
जो अमाइलोज है ये एक पॉलीसेकेराइड है। आंसर तो यही है। जो सेलोबायोज है वो एक डाइसेकेराइड है जिसमें कि आपके दो ग्लूकोज यूनिट बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है, दो बीटा डी ग्लूकोज दे जॉइन टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये डाइसेकेराइड हो गया। ट्री हेलोज की बात करें तो ये भी एक डाइसेकेराइड है जिसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं आपस में बाय अल्फा 1,1 लिंकेज से। रेफिनोज ऑन द अदर हैंड इज अ ट्राइसेकेराइड जिसके अंदर यूज होते हैं आपके गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपका सेलोबायोज डाइसेकेराइड है, ट्री हेलोज डाइसेकेराइड है और रेफिनोज जो है वो एक ट्राइसेकेराइड है। अमाइलोज ऑन द अदर हैंड हैज टू अल्फा डी ग्लूकोज, ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ये ऊपर हो गया, यहां पर हो गया OH नीचे, यहां पर OH नीचे, यहां पे OH ऊपर, यहां पे OH नीचे और यहां पर एक CH2OH। ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसकी पोजीशन के बेसिस पे अल्फा बीटा होता है। तो अगर नीचे है तो ये अल्फा होगा, ये OH अगर ऊपर चला गया तो ये बीटा होगा। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनसे बनता है अमाइलोज। तो ऐसे बहुत सारे अगर अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ जाएंगे तो अमाइलोज जो कि एक हेलिकल पॉलीसेकेराइड है वो बनेगा, राइट। तो अमाइलोज जो है वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो आगे जाके अमाइलोपेक्टिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The most frequently used reporter gene for enrichment of transgenic cells and tissue through non-destructive bioassay is NPT2 selective marker, HPT, GFP या GUS बीटा ग्लूक्रोनोनाइडेज। देखिए NPT2 दैट मींस नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज 2, ये एक सेलेक्टिव मार्कर जीन है जो कि नॉर्मली प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये रेजिस्टेंस देता है हमें एंटीबायोटिक लाइक केनामाइसिन। तो अगर आपके कल्चर के अंदर केनामाइसिन है तो केवल केवल वो सेल्स जिनमें ये जीन होगी वही ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगी, उन्हीं का एक्सप्रेशन दिखाई देगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस दे देगा केनामाइसिन के प्रेजेंस में। तो दैट मींस ये वाला जो मार्कर है ये NPT2 जीन्स ये इंश्योर करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को उनके सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन की वजह से, और इसीलिए ये ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल को सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेट जो होंगे वो मर जाएंगे। हाँ, GFP जो है यानी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है नॉन डिस्ट्रक्टिव असेज में, बट NPT2 जो है वो ज्यादा बेटर मार्कर है। तो आंसर तो दोनों हो सकते हैं, NPT2 भी और GFP भी, पर NPT2 थोड़ा सा कॉस्टली नहीं है यानी इकोनॉमिकल मार्कर है, राइट। तो आई वुड गो विद द NPT2, अदरवाइज GFP कैन आल्सो बी एन आंसर। A non-reducing sugar widely distributed in fungal case is रेफिनोज, ट्री हेलोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। सबसे पहले ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है जैसा कि हमने अभी देखा किसको, ग्लूकोज को, तो उसमें ये जो एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन होता है C1, अगर ये नीचे है तो अल्फा है और अगर ये ऊपर है तो बीटा है। अगर ये OH आपके पास फ्री है तो आपकी शुगर क्या होगी, रिड्यूसिंग, और अगर ये नहीं है फ्री तो आपकी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होगी। जस्ट फ्यू स्लाइड्स बैक हमने क्या देखा था कि ट्री हेलोज में दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,1 लिंकेज से ज्वाइन करते हैं, दैट मींस दे डू नॉट कैरी दिस फ्री OH, दैट मींस वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, एक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये भी आपस में ज्वाइन करते हैं किसके, एनोमेरिक कार्बन से, यानी उनके जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल है वो भी एंगेज होता है। तो सुक्रोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ट्री हेलोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज भी आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रेफिनोज एक तरह का ट्राइसेकेराइड है विच इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इसके अंदर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल फ्री होता है तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो गई। माल्टोज के अंदर हम यूज करते हैं 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जो कि अभी हमने बनाया है, ऐसी 2 यूनिट ले लीजिए, और इसमें भी ये जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल है C1 पे ये फ्री होता है तो ये भी रिड्यूसिंग है। तो रेफिनोज और माल्टोज तो रिड्यूसिंग है, ट्री हेलोज और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब आता है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फंगस।
तो जो आपकी ट्री हेलोज है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फंगस में, जहां पर ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्टिंग फंगल सेल्स फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया या एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइवल हो गया। तो बेसिकली ट्री हेलोज और सुक्रोज दोनों ही आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स थी, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्री हेलोज, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज अपने एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और ये वाली नॉन रिड्यूसिंग शुगर फंगस के अंदर प्रोटेक्शन का काम देती है। दैट मींस ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। If a plant has 2n is equal to 20, what will be the number of chromosome in its pollen grain? That's very easy. Pollen grains क्या होते हैं? Haploid ही तो होते हैं। तो अगर 2n आपका 20 है तो n कितना हो जाएगा? 10. That means option A has to be the correct answer. Simple. Monocot plants can be effectively transformed by Agrobacterium tumefaciens by using PAG, leaf mesophyll cells, mature embryo और acetosyringone. पहली बात तो आप ये समझिए कि एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस करता क्या है और कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। देखिए, सपोज करिए ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या है? प्लांट के क्रोमोसोम्स हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम को अपने डीएनए को ऑल टुगेदर कहां पहुंचाना है? अपने डीएनए को, इसको प्लाज्मिड डीएनए को, इसको न्यूक्लियस को क्रॉस करते हुए इंटीग्रेशन, परमानेंट इंटीग्रेशन करना है प्लांट जीनोम के साथ, और वो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड यूज करता है जिसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अगर हम इस टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो इसके अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्ट्रेच ऑफ अ डीएनए जिसकी डिमार्केशन होती है लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक, और इस डीएनए को हम बोलते हैं टीडीएनए। इस टीडीएनए में ओरिजिनली आपकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस की जीन्स होती हैं। ओपाइन एक तरह का एनर्जी रिसोर्स होता है बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया यूज कर सकता है। बट ये देखा गया है कि आप चाहें तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डाल दीजिए और एग्रोबैक्टीरियम इस डीएनए को पहुंचा देगा किसके अंदर? प्लांट जीनोम के अंदर। तो यानी पूरे टीआई प्लाज्मिड में से सिर्फ टीडीएनए जाता है, और इसको पहुंचाने के लिए जो जीन्स की रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो जीन्स हेल्प करती हैं, उनको हम वायरुलेंस जीन्स बोलते हैं। तो बेसिकली वायरुलेंस जीन्स क्या करती हैं? यहां से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लीव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, एंड ऑल द वे टनलिंग कराती हैं उस डीएनए की किसके अंदर? प्लांट जीनोम के अंदर। ये पूरा प्रोसेस होता है अंडर स्क्रूटनी ऑफ वीआईआर जीन्स या वायरुलेंस जीन्स। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस बड़ा इफेक्टिव है किसके लिए? डाइकॉट्स के लिए। मोनोकोट प्लांट्स को अगर आपको करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक ऐसा केस जिसमें कि आप इसको थोड़ा सा प्रोवोक कर सकें। ये प्रोवोकिंग कैसे की जाती है? नॉर्मली अगर आप एक सेंसिटिव एम्ब्रियो ले लें और वो सेंसिटिव एम्ब्रियो को आप एसिटोसिरिंजोन दे दें, विच इज अ फिनोलिक कंपाउंड। ये जो फिनोलिक कंपाउंड होता है ना, एसिटोसिरिंजोन, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इंडक्शन करने के लिए विर जीन्स का। तो विर ए पर ये एसिटोसिरिंजोन जब बाइंड करता है, एक तरह का प्रोटीन को बाइंड करता है, तो ये सारा इंडक्शन यानी टीडीएनए ट्रांसफर, वायरुलेंस जीन्स एक्सप्रेशन, ये सब कुछ होने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप 2 काम करिए मोनोकोट्स को कराने के लिए, एक तो एसिटोसिरिंजोन दे दीजिए। नॉर्मल केसेस में एसिटोसिरिंजोन रिलीज किया जाता है डिग्रेडेड या फिर डैमेज प्लांट के थ्रू, ठीक है। यहां पर अगर आप बाहर से दे देते हैं तो विर जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी और टीडीएनए का ट्रांसफर करना शुरू कर देंगी। टीडीएनए में आप अपनी जीन्स डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक सेंसिटिव एम्ब्रियो आपको लेना होगा, मैच्योर नहीं, सेंसिटिव एम्ब्रियो लीजिए, और उसके थ्रू आप क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो है ये रिसीव कर लेगा आपके टीडीएनए को। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? मोनोकोट प्लांट्स कैन इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियन बाय यूजिंग मैच्योर एम्ब्रियो? नहीं, सेंसिटिव एम्ब्रियो एंड एसिटोसिरिंजोन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Agrobacterium mediated transform is desirable because of site specific integration, multiple copies of transgenes, single copy transformation या टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन्स। देखिए, अभी हमने बात करी कि एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है। बेसिकली याद कीजिए, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो आपका टीडीएनए होता है,
दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और टीडीएनए की जो साइट है वो कहां से कहां तक होती है, लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक, करेक्ट। और यहां से जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, दैट मींस टीडीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इसको प्रोटेक्ट करके पहुंचाया जाता है किसके अंदर, प्लांट जीनोम के अंदर, फॉर द परमानेंट इंटीग्रेशन। तो आप कितना पोर्शन ऑफ डीएनए ले जा रहे हैं, आर यू टेकिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नो, यू आर टेकिंग ओनली वन कॉपी ऑफ द डीएनए। दैट मींस जो भी जीन जाएगी वो सिंगल कॉपी में होगी, सिंगल कॉपी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है, ये जो सिंगल कॉपी ऑफ ट्रांसजीन जो हम ले जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, क्यों इट इज एडवांटेजियस। ये सिंगल कॉपी ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी गुड, इट इज वेरी एडवांटेजियस, क्योंकि ये रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ जीन स्प्लाइसिंग, इंश्योर करता है स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल जीन एक्सप्रेशन इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अनलाइक अदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, जिसमें के बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज ऑफ ट्रांसजीन्स को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में सिंगल जीन जाने की वजह से हम बहुत कंट्रोल्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, प्रेडिक्टेबल जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, और हमारी जो जेनेटिक एनालिसिस या ब्रीडिंग ऑफ द ट्रांसजेनिक लाइंस है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है, बड़ा आराम से हम स्टडी कर सकते हैं। एक ही जीन है, एक ही जीन को स्टडी करना है, जो भी चीज होगी वो एक ही जीन पे होगी, दूसरा पोर्शन ऑफ डीएनए है ही नहीं। तो जो टेंडेंसी है सिंगल और लो कॉपी ट्रांसजीन इंटीग्रेशन की, वो एक स्टेबल एक्सप्रेशन देगी, और इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन को प्रेफर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। The primary photoreceptor involved in the control of flowering is cryptochrome, phytochrome, xanthophyll और chlorophyll। देखिए जो फाइटोक्रोम होते हैं ना, दे आर लाइट सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं स्मॉल चेंजेस इन लाइट क्वालिटी और ड्यूरेशन। ये लाइट क्वालिटी ही, उसका ड्यूरेशन ही तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एनवायरमेंटल सिग्नलिंग कि फ्लावरिंग कब होगी, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो पीआर फॉर्म्स होती है, ये रेड लाइट को सेंस करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, पीएफआर में, और पीएफआर अगर फार रेड लाइट होगी तो उसको सेंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीआर में। और ये जो इंटर कन्वर्जन है, यही अल्टीमेटली इंफ्लुएंस करता है अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, और सिंक्रोनाइज करता है फ्लावरिंग को एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, स्पेशली जब फोटो पीरियड चेंज होता है। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं प्लांट की कर्काडियन क्लॉक से, और जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेशली ऑफ द फ्लावरिंग। अगर हम बात करें क्रिप्टोक्रोम्स की, तो क्रिप्टोक्रोम्स जो होते हैं ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, ये भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ हद तक फ्लावरिंग को भी कंट्रोल करते हैं, बट दीज आर सेकेंडरी टू द फाइटोक्रोम्स। ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये एसेसरी पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस और फोटो प्रोटेक्शन में काम आते हैं। क्लोरोफिल तो सोलली रिलेटेड टू द व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्राइमरी कौन होगा, फाइटोक्रोम्स। Tetrazolium test is applied for testing of seed viability, seed quality, seed dormancy और seed purity. Very important question. जो टेट्राजोलियम सॉल्ट है, जिसे हम नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम भी बोलते हैं ना, ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्लू कलर का, और अगर आप इसे रिड्यूस कर दें समहाउ तो ये हो जाएगा रेड। अब सोचने वाली बात है कि अगर कोई मान लीजिए सीड है और वो वाइबल है, सीड जिंदा है, तो उसके अंदर एंजाइम्स भी होंगे, और ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं डिहाइड्रोजनेजेस, और वो ये रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो यानी कि अगर सीड वाइबल है तो उसके अंदर ये होंगे डिहाइड्रोजनेजेस, और जो कि क्या कर देंगे, जो कन्वर्ट कर देंगे ब्लू, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम को किसमें, रेड में। दैट मींस अगर टेट्राजोलियम टेस्ट पॉजिटिव है तो सीड वाइबल हैं, रेड कलर आ रहा है तो सीड वाइबल हैं। तो दैट मींस टेट्राजोलियम टेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीड वाइबिलिटी। Starch synthesis and storage occurs in glyoxysomes, amyloplast, chloroplast और peroxisomes. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, दे प्ले अ क्रूशियल रोल, जहां पे स्टार्च की सिंथेसिस होती है। बायोसिंथेसिस इनिशियली तो आपकी क्लोरोप्लास्ट में ही होगी, राइट। ये एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, और दिन के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट ट्रांजिएंटली सिंथेसाइज भी करता है, स्टोर भी करता है स्टार्च को, जो बाद में अलग अलग शुगर्स में हम चेंज कर देते हैं, जो प्लांट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं। हाँ, ये अलग बात है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च परमानेंटली स्टोर नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए,
इट इज द अमाइलोप्लास्ट जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट स्टार्च ग्रेन्यूल को स्टोर करने के लिए, स्पेशली इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू लाइक रूट्स, ट्यूबर्स और सीड्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर लग रहा होगा अमाइलोप्लास्ट, और उसने क्या बोला है, स्टार्च सिंथेसिस एंड स्टोरेज। सिंथेसिस तो नहीं होती ना अमाइलोप्लास्ट में, स्टोरेज होती है परमानेंट। सिंथेसिस तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में, ट्रांजिएंटली स्टोर भी तो कर ही रहा है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बिल्कुल ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है। डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 10 एंगस्ट्रॉम, नो। पिच 34 एंगस्ट्रॉम ही होती है। ये देखिए, एक कंप्लीट राउंड को कहते हैं पिच, जब एक डीएनए पूरा अपना एक राउंड को टर्न पूरा कंप्लीट कर ले, यहां से यहां एक पूरा कंप्लीट टर्न हो गया, ये देखिए ऐसे करके, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पिच। और इसमें होते हैं 10 बेस पेयर, तो हर बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस हो गया कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो डायामीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। A gene interaction in which a pair of recessive gene at one locus prevents expression of a dominant allele at another locus is called overdominance, epistasis, inbreeding depression या GXE interaction. That's very simple. It is epistasis. क्या होता है epistasis में, मान लीजिए आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और इसके पास जीन है आपकी डोमिनेंट, मान लीजिए, या फिर हम इसको दोबारा से अगर बनाएं तो लेट अस से ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक उसका होमोलोगस पार्टनर है, और इस पे क्रोमोसोम है आपकी कैपिटल डी, कैपिटल डी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है अनरिलेटेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, पर इस पे जो जीन्स है लेट अस से एच स्मॉल और एच स्मॉल, जब जब ये होमोलोगस रिसेसिव होंगी तो इनकी वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब भी डोमिनेंट होगा तो वो दिखेगा ही दिखेगा मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, पर बिकॉज ऑफ दिस होमोलोगस रिसेसिव कैरेक्टर इनका एक्सप्रेशन डोमिनेंट का ब्लॉक हो जाता है। तो अगर दो अनरिलेटेड रिसेसिव जीन किसी डोमिनेंट जीन्स का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर दें तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, it is when an unrelated gene modifies the phenotypic expression of another genes, then it is called epistasis. ये वाली जीन कौन सी हो गई, एपिस्टेटिक जीन, ठीक है, और ये वाली जीन्स कौन सी हो गई, डोमिनेंट वाली हाइपोस्टेटिक जीन्स, ठीक है। बाकी का इनको देखते हैं कि बाकी का आंसर तो आपको पता ही चल गया ना कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बाकी का मतलब क्या है, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब हेट्रोजाइगोट्स को एक ग्रेटर फिनोटाइप मिले इन कंपैरिजन टू होमोजाइगस पेरेंट्स, यानी कि कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, इनसे बेटर अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ओवर डोमिनेंस, यानी हेट्रोजाइगोट कंडीशन इज बेटर देन व्हाट यू हैव होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिवनेस। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करें तो ये रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस है जो किसी पॉपुलेशन में हो सकती है जब सिबलिंग्स जो हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर में क्रॉस हो, और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की वो बढ़ती चली जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स पे कोई डिजीज हुई तो वो डिजीज का आउटब्रेक हो जाएगा ऐसे केसेस में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो काफी डेंजरस होता है। अब जीन टू ई इंटरेक्शन को अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप बाय एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ये वो फिनोमेना है जहां पे डिफरेंट जीनोटाइप्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टू द वेरिएशंस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जीन एक्सप्रेशन भी चेंज होता चला जाएगा। तो आपको ये चारों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एपिस्टेसिस। मैच द फॉलोइंग, तो कॉलम ए के आइटम्स को आपको मैच करना है कॉलम बी के आइटम्स के। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। एयूजी स्टार्ट कोडॉन होता है यानी कि इनिशिएटर कोडॉन, जबकि यूए क्या होता है, स्टॉप कोडॉन यानी टर्मिनेशन कोडॉन। प्रमोटर जो है वो क्या होते हैं, सिस एक्टिंग। सिस एक्टिंग का मतलब होता है
जिस जीन पे ये प्रेजेंट है उसी जीन को वो कंट्रोल करेंगे, राइट। तो प्रमोटर अपने डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, फंक्शनल जीन्स को, राइट। और उसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है, स्ट्रक्चरल जीन वो कंपोनेंट होता है जो कि किसको कोड करता है, एमआरएनए को। और टीआरएनए जो है अल्टीमेटली एंटीकोडोन के साथ मैचअप करता है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का ई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। For most plant species, the effective temperature range for vernalization is -10 degree to -5 degree Celsius, -1 degree to 9 degree Celsius, 10 degree to 12 degree Celsius और 13 degree to 15 degree Celsius। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें वर्नलाइजेशन समझ में आना चाहिए कि वर्नलाइजेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि फ्लावरिंग जो है फेवरेबल कंडीशंस में हो, स्पेशली आफ्टर विंटर। और जो इफेक्टिव टेम्परेचर रेंज है वर्नलाइजेशन की मोस्ट प्लांट स्पीशीज में, वो फॉल करती है टिपिकली 1 डिग्री से, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से लेके आपके 7 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इस ऑप्शंस को देखें, जो ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं, उसमें ये वैल्यू किस में फिट होती है, ये वैल्यू फिट होती है इस रेंज में। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। A mutation that causes premature termination of protein synthesis due to a substitution error is known as missense mutations, nonsense mutation, frame shift mutation या फिर point mutations। देखिए, ये एक एग्जांपल है नॉनसेंस म्यूटेशन का। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कोडॉन है यूएसी, ये किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करता होगा। अगर इसके अंदर एक थर्ड पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाए और जी आ जाए इंस्टेड ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक तरह का स्टॉप कोडॉन। यानी कि अगर एक कोडॉन टेम्पलेट हो और उसमें एक जस्ट म्यूटेशन हो जाए सी की जगह यू, तो आपका प्रोटीन पूरा बनने की जगह आपका ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगा, यहां से लेके यहां तक। ये जो ट्रंकेशन है या प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसमें कि एक कोडॉन के चेंज से आपका स्टॉप कोडॉन इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, राइट। ये आपको टेबल है, ये डायग्राम में आप देख लीजिए, बाकी के कोडॉन को भी स्पेल आउट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉनसेंस कोडॉन्स। मैच द फॉलोइंग, इसमें कॉलम ए के आइटम्स को जिसमें विटामिन दिए गए हैं उनको रिलेटेड डिजीज जो उनकी डेफिशिएंसी से होती है कॉलम बी में लिस्टेड की गई हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, उनके साथ हमें मैच करना है। ओके, नियासिन, नियासिन क्या करता है, इससे पहले एक काम करते हैं, इसमें जो सबसे नोन या प्रोबेबल आंसर्स है उनको ले लेते हैं, फिर देखते हैं। तो विटामिन सी का हमें सबको मालूम है कि वो क्या करवाती है, स्कर्वी, यानी सेकंड का सी, सेकंड का सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो दैट मींस बी द करेक्ट आंसर। फोलिक एसिड से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, राइट। और आपका नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, बिल्कुल ठीक। आपका जो विटामिन बी 12 है उसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और आपका जो लास्ट बचा विटामिन बी 1, उससे हो जाता है बेरी बेरी, यानी कि फिफ्थ का डी। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। The situation where an egg cell developed into an embryo without fertilization is called parthenogenesis, पार्थिनोकार्पी, डिप्लोस्पोरी या फिर एपोगेमी। देखिए, वो सिचुएशन जहां पर एक एग सेल डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म सेल्स, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जो कि नेचुरली मिलती है कई प्लांट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, इवन सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पाता है विदाउट नीडिंग अ मेट, और ये एक तरह का एडेप्टेशन एनवायरमेंटल कंडीशन में। जहां तक दूसरे चीजों की बात है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब है सीडलेस फ्रूट्स बनाना, जिसमें के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिप्लोस्पोरी की बात करें तो ये एक तरह का एपोमिक्सिस है, जहां पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है विदाउट मियोसिस इन द प्लांट्स। जबकि एपोगेमी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप्स होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो कि हमें जनरली फर्न्स में दिखता है। तो द सिचुएशन वेयर एन एग सेल डेवलप्ड विदाउट fertilization into an embryo, उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जीन इंटरेक्शन
Selfing reduces heterozygosity in each generation by the factor of 1/4, 1/1, 1/2 या 1/8। देखिए सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ इनब्रीडिंग जो रैपिडली रिड्यूस करती है प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स बाय द फैक्टर ऑफ हाफ किसी भी पॉपुलेशन में। अगर मान लीजिए हम एक कंडीशन लेते हैं जिसमें मान लीजिए हम क्रॉस कराते हैं ए का किसके साथ, ए के साथ, तो हमारे पास क्या पॉपुलेशन आएगी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। आप इसमें से देख रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव वो दोनों हाफ अलग हो गए और हेट्रोजाइगेट आउट ऑफ 4 हाफ रह गए। 50% पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजाइगोट कम हो गई है, यानी 4 इंडिविजुअल जो हुए पैदा उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजाइगस, जबकि हेट्रोजाइगस कितनी रह गई, हाफ परसेंट। अब ये तो हमेशा जब भी क्रॉस करेंगे कैपिटल ए दूसरे कैपिटल ए से तो हमेशा होमोजाइगोसिटी लाएंगे। स्मॉल ए जब भी स्मॉल ए से क्रॉस करेगा तब भी होमोजाइगोसिटी आएगी। पर अगर इन दोनों में कभी भी क्रॉस हुआ तो फिर से क्या होगा, फिर से वही होगा, होमोजाइगस होमोजाइगस, और हाफ क्या होगा आपका, हेट्रोजाइगस। तो एवरी पासिंग जनरेशन आपके जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो हाफ रिड्यूसेस होती रहेगी। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस है ये काफी सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से जो रिसेसिव अलील्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और इट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशनरी डायनामिक्स। तो सेल्फिंग reduces heterozygosity in each generation by the factor of half, that is option C. Heterosis can be fixed by micropropagation, apomixis, balanced lethal system or all of the above. हेट्रोजाइगोसिटी या हाइब्रिड विगर जो होता है वो एक फिनोमेना है जहां पे F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग वो सुपीरियर ट्रेट फॉलो करते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स। या तो उनमें यील्ड हाई होगी या ग्रोथ रेट अच्छा होगा या रेजिस्टेंस होगा उनमें सॉर्ट ऑफ। यानी आप कह सकते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का जो कैरेक्टर है उससे आपके जो हेट्रोजाइगोट डेवलप होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, दे आर मच बेटर देन व्हाट देयर पेरेंट्स आर। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। और इस हाइब्रिड विगर की वजह से सब्सिक्वेंट जनरेशन में complementary gene interaction gives the following phenotypic ratio in the F2: 12 raised to the 3 raised to the 1, 9 raised to the 3 raised to the 4, 13 raised to the 3 और 9 raised to the 7। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो होता है वो तब होता है जब दो इंडिपेंडेंट जीन्स दे स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर और एक स्पेसिफिक फिनोटाइप लाती हैं। इस केस में दोनों जीन्स को क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील होना पड़ेगा टू एक्सप्रेस द ट्रेट। अगर दोनों में से कोई भी एक जीन रिसेसिव होमोजाइगस है तो फिनोटाइप जो है ऑल्टर हो जाएगा और उससे जो है क्लासिकल मेंडेलियन जो रेशियो आता था वो बिगड़ जाएगा। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से कि कैपिटल सी है और इस कैपिटल सी का करेक्टर नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो सेकंड पार्टनरिंग जीन्स है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये हमारा फ्लावर कैसा दिखेगा, व्हाइट। सिमिलरली इधर भी यहां पर ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गई तो कैपिटल पी का करेक्टर नहीं दिखा। बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सारे कैपिटल हो या एटलीस्ट दोनों में से एक जीन कैपिटल हो तब भी आपको पर्पल कलर का फ्लावर दिखेगा। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। तो आप देखिए जितने भी पर्पल हैं उसमें एटलीस्ट ये कंडीशन जरूर मिल रही होगी आपको, और अगर इनमें से एक भी केस में या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो तो वो सारे क्या हो गए, व्हाइट। तो देयर विल बी 9 पर्पल कलर एंड 7 व्हाइट कलर फ्लावर्स और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। The cause and effect of the relationship between two variables is determined by correlation, probability, regression और F test। देखिए बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस जो होती है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और इसमें हम ये मॉडल करते हैं कि कैसे एक वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज होता है दूसरे के रिस्पॉन्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
While correlation measures the strength of association between variables, it does not imply causations. Regression हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में या प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? रिग्रेशन एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। According to binomial nomenclature, the name of an organism includes two names in one of the following orders: species genus, genus species, species subspecies और genus variety। देखिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये एस्टेब्लिश किया था कार्ल लिनेनस ने, जिन्होंने एक स्टैंडर्डाइज वे दिया था नेमिंग करने के लिए ऑर्गेनिज्म की ग्लोबली। और इसके हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर दो एपिथेट्स होते हैं। जो पहला एपिथेट्स होता है उसमें पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में होता है जो कि स्पीशीज होता है। अगर आप इन्हें प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होंगे और अगर आप लिख रहे हैं तो इनके नीचे अंडरलाइन करिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो टाइगर का साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा है, तो पैंथेरा क्या हो गया? जीनस हो गया। और टिग्रिस क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। अगर लाइन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पैंथेरा, ठीक है, और ये हो जाएगा लियो, ये लाइन हो गया। तो जो लायन और टाइगर जो है उनकी स्पीशीज अलग है, जीनस एक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है और दूसरा वर्ड होता है स्पीशीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following organelle is called powerhouse of the cell? That's very easy. We all know that mitochondria are often referred as powerhouse of the cell क्योंकि ये जनरेट करते हैं ATP, which is the main energy currency used for the cellular functions। और ये सब कर पाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जिसमें कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है। पहले आप किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में। और ये पायरुवेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स में क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो आप रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आप जनरेट करते हैं या फिर आपका रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो आपके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जनरेट हुए हैं, जैसे कि यहां पर जनरेट हुआ है NADH और ये NADH एंड FADH2, ये हार्वेस्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ATP जनरेट होता है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो ये मिलता है प्लांट सेल्स में जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की। यहां भी ATP जनरेट होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है जहां पे राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है, और गोल्गी बॉडी जो होता है इसका काम है मॉडिफाई करना, पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन और लिपिड्स को विद इन अ सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इन ग्लाइकोलिसिस ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट और 2 ATP को हम जनरेट करते हैं, नेट 2 ATP का गेन होता है और एक NAD जनरेट होता है। ये सब काम होता है किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेट गेन ऑफ ATPs ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इज 2, 12, 38 या फिर 6। जैसा कि हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होगी, जिसमें कि आपके नेट गेन 2 ATP का होगा और अभी जैसे कि हमने देखा एक NADH बनेगा। अब आगे इसके क्या होगा इस पायरुवेट के साथ, वो डिपेंड करेगा कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं ईस्ट के अंदर या फिर मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो ये NADH जो है वापस से रीयूटिलाइज हो जाएगा। यानी नेट गेन आपके पास सिर्फ और सिर्फ, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, सिर्फ और सिर्फ नेट गेन रहेगा आपके पास 2 ATP का। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड या वाटर। देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर स्प्लिटिंग, जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जो कि एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके अंदर लाइट एनर्जी जो है वो स्प्लिट करती है वाटर मॉलिक्यूल को किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर, राइट। और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे फर्दर चैनलाइज कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करी जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं।
और इस तरह से एटीपी और एनएडीपीएच का जनरेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली यूज्ड अप होते हैं किसमें, केल्विन साइकिल में। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, चाहे वो आपके फोटो सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो कौन सा वाला, फोटोसिस्टम 2 के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो फोटोसिस्टम 2 में ऑक्सीजन का जो जनरेशन होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। याद रखिएगा PS1 यानी P700 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Rhizobium interact with legumes for nitrogen fixation as facultative parasite, obligate parasite, symbiote या फिर asymbiote। देखिए राइजोबियम इट फॉर्म्स अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि हेल्प करता है फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज्ड रूट नोड्यूल्स में, और उसके एवज में इस प्लांट जो है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को आगे ग्रोथ के लिए। ये जो इंटरेक्शन है ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है सॉइल फर्टिलिटी को और बेनिफिट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, पर्टिकुलरली इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें, फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो राइजोबियम एक पैरासाइट नहीं है, ये प्लांट को बेनिफिट कर रहा है रेदर देन हार्मिंग। तो आपका ऑप्शन ए तो कतई नहीं हो सकता। ऑब्लिगेट पैरासाइट, अगेन पैरासाइट, पैरासाइट जो होते हैं वो रिलाई करते हैं होस्ट को ऑन देयर सर्वाइवल और उसमें ये डैमेज करते हैं, जबकि ये तो डैमेज नहीं कर रहे, तो बेनिफिट कर रहा है प्लांट को, नाइट्रोजन दे रहा है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में। एसिम्बायोट डू नॉट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जबकि राइजोबियम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम, जाइलम, पित्त या फिर एंडोडर्मिस। देखिए फ्लोएम जो होता है वो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरीली सुक्रोज जो कि सोर्स टिश्यू यानी लीफ जहां पे वो बन रहा है, से सिंक टिश्यूज जहां पे कि उसको स्टोर होना है, जैसे रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और स्टेम्स हो गए। और ये कैसे मूवमेंट होता है, ये होता है थ्रू प्रेशर फ्लो से। प्रेशर फ्लो जिसको हम क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस पे रिलाई करती है। जाइलम अगर हम ध्यान से देखें तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, फूड के लिए नहीं होता। पित्त का काम है फंक्शन करना स्टोरेज के लिए और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली विच इज फूड, बेसिकली विच इज डन बाय द फ्लोएम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूसा रबी इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस, मैंगो और टमेटो। देखिए पूसा रबी जो है एक अर्ली ग्रोइंग टमेटो वेराइटी है जो कि डेवलप की गई है IARI के थ्रू। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिफॉर्म राइपनिंग, स्लाइटली फरोड फ्रूट्स एंड सुटेबली फॉर बोथ टेबल कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय एस्चुएरिया, फिथोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई या फ्यूजेरियम सोलेनाई। देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है इट इज कॉज्ड बाय द फंगस ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि करेक्टरिस्टिक डार्क कलर के जो सर्कल्स होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं लीव्स पे, वो करता है। तो आपकी अगर मान लीजिए ये एक लीफ है तो इसके अंदर आप देखेंगे इस तरीके के सर्कल्स रिंग टाइप के होंगे, जो कि आपका ऑल्टरनेरिया सोलेनाई करता है, चाहे वो लीव्स पे हो, स्टेम्स पे हो, ट्यूबर्स पे हो। एंड दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन बोथ कोल्ड एंड वार्म रीजन जहां पे पोटैटो को ग्रो किया जाता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो काफी इंपैक्ट करता है ईल्ड पे। फिथोप्थेरा इन्फेस्टेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, दोनों को याद रखिएगा। ये फिथोप्थेरा जो होगा वो लेट ब्लाइट करेगा और ऑल्टरनेरिया आपकी अर्ली ब्लाइट करेगा, याद रखिएगा ये चीज। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सही होगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज बैक्टीरियल डिजीज, माइकोप्लाज्मल डिजीज, वायरल डिजीज या फिर फंगल डिजीज। देखिए रेड रॉट जो शुगर केन का है इट इज कॉज्ड बाय द फंगस कलेटोट्राइकम फॉल्केटम, जिसको हम ग्लोमेरेला ट्यूकोमेंसिस भी बोलते हैं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है जिसकी वजह से रेड कलर के लेजेंस हो जाते हैं स्टॉक पे, इंटरनल डिके होता है और क्रॉप यील्ड जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज अ काइंड ऑफ अ फंगल डिजीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following plant improvement approaches will be most effective if the required variability is not available in the accessible germplasm of a species? वाइड हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखिए आंसर तो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब भी आपको किसी ट्रेट को किसी भी डिस्टेंट क्रॉप में लाना है और उसकी असेसिबिलिटी नहीं मिल रही है तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट का सोर्स पता हो। तो जब भी रिक्वायर्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द असेसिबल जर्मप्लाज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मेन चॉइस। बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। इसकी वजह से साइंटिस्ट जो हैं इंट्रोड्यूस कर पाए हैं स्पेसिफिक जीन डिस्टेंट स्पीसीज से और इवन एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, लाइक बैक्टीरिया से, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग लिमिटेशंस होती हैं उनको बाईपास करके। और ये मेथड वाइडली यूज हुआ है डिजीज रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस, यील्ड इंप्रूवमेंट क्रॉप्स में लाने में। अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें, वाइड हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत यूजफुल है इंट्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबिलिटी को पर रिलेटेड स्पीशीज में, और इसके अंदर क्रॉस कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो रैंडम चेंजेस लाती है और इसीलिए आपको बहुत एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी करेक्ट क्रॉप को चूज करने में। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, ये कंबाइन भी करती है ट्रेट्स को फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज बट रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। तो यानी कि वाइड हाइब्रिडाइजेशन हो, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सबकी अपनी लिमिटेशंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आपको सोर्स पता है तो इवन दैट उस पूरे सिस्टम में अगर वो ट्रेट नहीं मिलता तो भी आप एक डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से, लाइक बैक्टीरिया से भी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने किया भी है। हमने बीटी का ट्रेट जो है वो डाइकॉट्स के अंदर डाला है, बीटी कॉटन हो गया। बैक्टीरियल ट्रेट को हमने एक डिस्टेंट प्लांट्स में डाल दिया है, राइट? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैम्प प्लांट? साइप्रस, एलोवेरा, अपोन्शिया या फिर आइस प्लांट? देखिए कैम्प प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर अडेप्टेड टू एरिड एनवायरमेंट, जहां पर के दे हैव टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ओपनिंग देयर स्टोमेटा एट नाइट। दिन में वो स्टोमेटा खोल नहीं सकते क्योंकि दिन में करेंगे तो ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत सारा पानी दे लूज। पानी उनके लिए की है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो जीरिक कंडीशन में रह रहे हैं। तो वो अपने स्टोमेटा को कब खोलते हैं? वो खोलते हैं रात में, क्योंकि CO2 को उन्हें स्टोमेटा के अंदर के थ्रू डिफ्यूज भी कराना है। और इन कैम्प प्लांट के जो एग्जांपल हैं वो हैं एलोवेरा, अपोन्शिया एंड आइस प्लांट। ये सब कैम्प प्लांट है। साइप्रस जो है वो कैम्प प्लांट नहीं है, साइप्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि क्लासिकली C3 प्लांट्स है, यानी उनके अंदर केल्विन साइकिल होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Water is being taken up by the plants through which of the following mechanism? Osmosis, diffusion, hydrolysis या फिर gravity? देखिए प्लांट प्राइमरीली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन यानी सॉइल टू अ एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन यानी रूट सेल्स, और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, उसी के अक्रॉस ये डिफ्यूजन होगा। और इस मैकेनिज्म के थ्रू रूट्स जो हैं वो वाटर को एफिशिएंटली टेकअप कर पाती हैं। रूट सेप होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, उसमें पानी कम होता है, सॉइल में पानी ज्यादा है, तो वहां से सॉइल से पानी जो है वो रूट हेयर्स के अंदर आ जाता है और फिर वो आगे पुश इट किया जाता है। ठीक है, तो वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A DGOVUGEN dwarfing gene was introduced in the following cereal crop: wheat, barley, rice और sorghum। ये DGOVUGEN जी ड्वार्फिंग जीन है, ये राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस की गई थी टू डेवलप हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। और ये जो जीन है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, जिससे हम राइस वेराइटी पैदा कर पाए हैं जिसमें इंप्रूव्ड लॉजिंग रेजिस्टेंस होता है और हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये जो जीन है DGOVUGEN जीन, ये राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज हुई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। DNA exchange between two bacterial cell via cytoplasmic bridges is called transduction, conjugation, transformation या फिर ट्रांसफेक्शन। देखिए आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। जब भी कोई जीन को, एक्सटर्नल डीएनए को किसी आप एनवायरमेंट से टेक इन कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब वायरस के थ्रू डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन।
जब एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाले थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर किसी भी वे से कोई यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जाएगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब क्या हो गया? वायरस के थ्रू डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया बैक्टीरिया के थ्रू डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रांसफर इन बैक्टीरियल डीएनए इन बैक्टीरिया। और ट्रांसफेक्शन का मतलब हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द यूकेरियोटिक सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल्स टू अनदर बाय अ वायरस इज कॉल्ड। अभी जैसे कि हमने पढ़ा, जब भी डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरिया में बाय अ वायरस, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा, याद रखिए, फिर से बात करते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, कॉन्जुगेशन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वायरस इज द कल्प्रिट तो देन ट्रांसडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। A blunt and 4 base cutter restriction enzyme will have probability to cut DNA after every। देखिए, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपका ब्लंट एंड बना रहा है और कितने बेस के बाद काट रहा है? 4 के बाद। तो आपका फॉर्मूला होता है कि ये 4 4 होते हैं, आपको पता है ATGC होता है 4 बेस पेयर, और उसके पावर होती है n। n का मतलब होता है कितने बेस पेयर की कटिंग साइट है। 4 बेस पेयर की ना, तो इसका आंसर हो गया 4 raised to the power 4। व्हाट डज इट मीन? 4 into 4 का मतलब हो गया 256। इसका मतलब है आफ्टर एवरी 256 बेस पेयर बाद ये एंजाइम एक कट इंट्रोड्यूस कर देगा। तो पहले कट से लेके दूसरे कट के बीच का डिस्टेंस होगा 256 और नेक्स्ट कट का डिस्टेंस होगा 256। सो आफ्टर ईच 256 बेस पेयर के बाद ये एक कट इंट्रोड्यूस करेगा। In plant cells, the chemical substance most abundantly present in the secondary cell wall is pectin, lactin, lignin या सेलुलोज। देखिए, सेलुलोज जो होता है और लिग्निन दोनों ही सेकेंडरी सेल वॉल में होते हैं। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट होता है और अराउंड 40 to 90% ड्राई वेट बनाता है सेकेंडरी सेल वॉल का, एंड इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। लिग्निन भी सेकेंडरी सेल वॉल में होता है और ये स्ट्रेंथ और इम्परमिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है, बट सेलुलोज से कम। जहां तक बात पैक्टिन की है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल में मिलता है जहां पर ये सेल एडेशन और फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जबकि लेक्टिन एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये इन्वॉल्व होता है सेल सिग्नलिंग में, और ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल वॉल का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेलुलोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्रेशन ऑफ अ यूकेरियोटिक जीन इन अ प्रोकैरियोट्स रिक्वायर इंट्रॉन, नेटिव प्रमोटर, बैक्टीरियल प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। याद रखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक यूकेरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस कराना है। फॉर अ यूकेरियोटिक जीन, अगर हम उसे एक्सप्रेस कराना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में यानी बैक्टीरिया के अंदर, तो इसको एक बैक्टीरियल प्रमोटर के इन्फ्लुएंस में रखना होगा, सो दैट बैक्टीरियल प्रमोटर कैन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन। और ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, दे लैक द कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो कि यूकेरियोट्स में मिलती है। इसका मतलब है जो बैक्टीरिया है, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज और प्रोसेस यूकेरियोटिक प्रमोटर इफेक्टिवली। तो आप यूकेरियोटिक प्रमोटर को नहीं रख सकते। एक यूकेरियोटिक नेटिव प्रमोटर जो है, इट विल नॉट फंक्शन इन द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि दोनों के ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में फर्क होता है, राइट? तो एक्सप्रेशन ऑफ अ यूकेरियोटिक जीन इन अ प्रोकैरियोट्स रिक्वायर्स बैक्टीरियल प्रमोटर, ना कि यूकेरियोटिक नेटिव प्रमोटर, राइट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोसोम डबलिंग इन अ प्लांट कैन बी डन बाय ट्रीटमेंट विद, दैट्स वेरी इजी, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को हम वाइडली यूज करते हैं क्रोमोसोम डबलिंग के लिए प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है और क्रोमोसोम सेपरेशन जो सेल डिवीजन के दौरान होते हैं उनको रोक देता है। इससे क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, जिसके थ्रू प्लांट के अंदर कुछ ट्रेट्स जैसे विग्रस ग्रोथ, लार्जर फ्लावर्स और इंप्रूव्ड यील्ड वो एनहांस हो जाते हैं। ज्यादा क्रोमोसोम, ज्यादा डीएनए, ज्यादा ट्रेट्स या करेक्टर्स। जहां तक दूसरे ऑप्शंस का बात है, साइक्लोहेक्सामाइड, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इसका क्रोमोसोम डबलिंग से कोई लेना देना नहीं है। पैग या पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के लिए होता है, क्रोमोसोम डबलिंग के लिए नहीं होता।
इथाइल मीथेन सल्फोनेट या फिर ईएमएस वो एक केमिकल म्यूटेशन है जो कि पॉइंट म्यूटेशन तो इंट्रोड्यूस करता है बट डबलिंग नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Which of the following crops can be grown in the rabi seasons in India? Maize, rice, पेनिसिटम या फिर वीट। देखिए वीट जो है एक क्लासिकल रबी क्रॉप है, यानी कि इसका मतलब है ये कब ग्रो की जाएगी? विंटर में, जब अक्टूबर दिसंबर का सीजन होगा, और हार्वेस्ट की जाएगी स्प्रिंग में यानी मार्च मई में, क्योंकि ये थ्राइव करती है कूल टेम्परेचर में ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज और रिक्वायर करती है ड्राई कंडीशन हार्वेस्टिंग के दौरान। बाकी की जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे मेज है, राइस है या पेनिसिटम है, ये सब की सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइड हाइब्रिडाइजेशन, डबल हैप्लॉइड, डबल फर्टिलाइजेशन या कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। देखिए एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लाइंस जो है ना, वो वाइड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर की जा सकती हैं, जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं क्रॉसिंग डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज, जिससे कि बेनिफिशियल ट्रेट को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये जो मेथड है वाइड हाइब्रिडाइजेशन का, इट इज वेरी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेट्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, यील्ड एनहांसिंग जीन्स, जो कि हम वाइल्ड रिलेटिव से लाते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स में। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो डबल हैप्लॉइड जो होता है वो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइंस के लिए होता है, बट इनका एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लाइन से कोई लेना देना नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स की, और इसका भी क्रोमोसोम की एडिशन और सब्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस करता है, बट एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लाइंस बनाने में कोई रोल नहीं प्ले करता। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लाइंस। So option A has to be the correct answer. Khaira disease in rice is caused due to the deficiency of boron, zinc, कैल्शियम और मैग्नीज। जो खैरा डिजीज है राइस के अंदर, ये होती है जिंक डेफिशिएंसी से, एंड इसकी वजह से जो लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं, डस्टी ब्राउन पैचेस आ जाते हैं और स्टंट ग्रोथ हो जाती है। दिस कंडीशन प्राइमरीली अफेक्ट राइस ग्रोन इन कैल्केरियस सॉइल्स, जहां पे कि सबसे ज्यादा कैल्शियम आयंस होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं जिंक के अपटेक में। तो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ट्रिटिकम ड्यूरम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड व्हीट, मैक्रोनी व्हीट, एमर व्हीट या मैक्सिकन व्हीट। देखिए ट्रिटिकम ड्यूरम ऑल्सो नोन एज ड्यूरम व्हीट, ये बेसिकली रेफर किया जाता है एज एन मैक्रोनी व्हीट, क्योंकि इसको यूज किया जाता है पास्ता बनाने में, कॉकशस बनाने में, सेमोलिना बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में। ये बेसिकली एक हार्डेस्ट टाइप का व्हीट होता है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जो कि इसे आइडियल पास्ता बनाने में यूज करने में मदद करता है। तो ट्रिटिकम ड्यूरम इज आल्सो कॉल्ड एज कौन सा? मैक्रोनी व्हीट। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। राइजोबियम डिग्रेड्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, आरएनएजेस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनएज। देखिए राइबोसोम्स ये आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को काटते हैं। मेनली ये रोल प्ले करते हैं आरएनए प्रोसेसिंग में, लाइक आरएनए स्प्लाइसिंग हो गया, वायरल रेप्लिकेशन हो गया या ट्रांसफर आरएनए बायोसिंथेसिस हो गया, तो वहां पर इनका मेन रोल होता है। तो बेसिकली वो क्या डिग्रेड करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वी विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।